नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एवन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जेड 2025 की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया थी काफ़ी लंबे समय बाद में शुरू हुई और लगभग 7 दिन तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चली और विद इन 3-4 दिनों के अंदर यूनिवर्सिटी ने बहुत फास्ट काम करके और आज 1 दिसंबर को शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी जो काउंसलिंग की पहली लिस्ट है कॉलेज अलॉटमेंट की, यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट की, वो इन्होंने जारी कर दी है। तो जिन जिन बच्चों को इस लिस्ट के माध्यम से कॉलेज अलॉट हुआ है, यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, उन सभी बच्चों को एक बार एवन संस्थान की तरफ से बहुत बहुत बधाई। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई अब आपको आने वाले समय के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना है और आपको क्या क्या करना है। इसके लिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि भाई आगे आपको डॉक्यूमेंटली रूप से क्या करना है, आपको ऑनलाइन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कहाँ कहाँ जाकर के आपको कॉलेज एक्सेप्ट करनी है, कहाँ आपको अफर्ड लगाना है, किस समय आपको आप सेकंड लिस्ट है वो मिलेगी और देन आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग के लिए कब जाना पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि भाई आप अपने रिजल्ट कैसे देखोगे और किन किन बच्चों को कॉलेज मिली है। मैं जनरली बात करूं ओबीसी के अंदर, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिस भी बच्चे के 180 प्लस नंबर थे, अप्रोक्सीमेटली 180 नंबर से ऊपर वाले जितने भी बच्चे थे उन सबको नई वाली गवर्नमेंट कॉलेज तक की हैं जो कॉलेजें मिल चुकी हैं। और एससी कैटेगरी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 130 नंबर तक के बच्चे को हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुकी हैं एससी कैटेगरी के अंदर। जनरल के अंदर 190 मार्क्स यानी कि 190 मार्क्स से प्लस जिस जिस बच्चे के थे उसको लगभग लगभग गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुके हैं और जिसको नहीं मिली है एक बार आप सेकेंड लिस्ट आएगी जो 10 तारीख को जारी होगी उसमें आप इंतजार करें और अगर उसमें हो जाए तो आपका बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए उसके अंदर तो वापस 16 तारीख के बाद में 20 तारीख तक स्पोर्ट काउंसलिंग का राउंड चलेगा। जहां जहां कॉलेज पर सीटें खाली रहेगी वहां वहां के लिए आपको एक बार फिर से काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। एक बार फिर उसके अंदर आप काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंदर भाग लें और अगर आपका उसमें भी नहीं हो तो इसके बाद में आप अपना अगला रास्ता तय करें, समय खराब नहीं करें। आपको वापस तैयारी करनी है तो वो करें या फिर किसी प्रकार की और अदर वैकेंसीज के अंदर जाना है या किसी तैयारी के अंदर जाना है तो उसके लिए जरूर आप प्रिपेयर हो जाएं। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई आप सबसे पहले रिजल्ट कहाँ देखोगे। आप जैसे ही जेड की साइट खोलते हो, एसकेआरयू यूनिवर्सिटी बीकानेर की साइट खोलते हो तो आपको एक जेड का इंटरफेस मिलता है। आप अपना आईडी और पासवर्ड लॉगिन करते हो तो इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड मिल रहा है। या तो आ रहा है आपका जो आपने ऑप्शन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट मिल रहा है। इसके बाद में आप इधर आ रहा है व्यू प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो जो कॉलेज आपने चॉइस के अकॉर्डिंग भरी है और आपकी नंबर और मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको कौन सी कॉलेज है वो अलॉट हुई है तो वो आपको यहाँ बता रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको एक बार प्रोविजनली बता दिया जाएगा कि भाई आपको कौन सी कॉलेज मिली है। जैसे ये बच्चा है इसको धनराज नाम का राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर इसको मिल गई है। और जैसे ही आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप व्यू प्रोविजनली अलॉटमेंट के ऊपर आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको अपनी जो इसकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। जैसे आपको पीडीएफ मिल जाती है उसके बाद में सुनो आपको क्या करना है। ये इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर व्यू प्रोविजनली सीट अलॉटमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये विजय नाम का बच्चा है, इसका हमने देखा क्योंकि उस बच्चे को फर्स्ट नंबर की चॉइस थी वो मिल गई थी तो आगे इसकी कोई प्रोसेस नहीं बची थी। तो अब मैं आपको इसकी आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे ये आप प्रोविजनली लेटर देखोगे इस कॉलेज का तो ये जैसे इस बच्चे को आपको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर अलॉट हुआ है। ठीक है, तो इसको कौन सी चॉइस मिली है या फिर सीट कौन सी मिली है वो भी ध्यान रखना है। इसको जैसे ईडब्ल्यूएस की सीट अलॉट हुई है, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आ रहा था, आपने जो चॉइस भरी थी उसमें से 6 नंबर की जो चॉइस भरी है वो इस बच्चे को अलॉट हुई है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि आपको नॉर्मल सीट मिली है या पेमेंट सीट मिली है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने प्रोविजनल लेटर के अंदर जो ऑप्शन फॉर्म के अंदर जो चॉइस भरी है उस चॉइस के अंदर 6 नंबर पे आपने कौन सी चॉइस भरी है कि नॉर्मल सीट भरी है, पेमेंट सीट भरी है। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आपको 6 नंबर वाली चॉइस है वो मिली है। अगर 6 नंबर पर जैसे इस बच्चे ने नॉर्मल चॉइस भरी है तो वो नॉर्मल सीट अलॉट हो गई, पेमेंट भरी है तो पेमेंट सीट अलॉट हो गई। वो आप अपना प्रिंट आउट है उसका जो आपने ऑप्शन फॉर्म भरा है काउंसलिंग का उसके अंदर आप पता कर सकते हो। अब देखो आगे की मैं अगर बात करूं इसके अंदर तो जैसे ही आप इस पूरी प्रोविजनली लेटर को देख लेते हो तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो अप्लाई फॉर अपवर्ड असेसमेंट, दूसरा मिल रहा है अप्लाई फॉर अलॉटमेंट एक्सेप्टेड। यानी कि आपको जो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेज मिली है चाहे वो 5 नंबर की मिली हो 10 नंबर की मिली हो, आप उसके अंदर जाना चाहते हो, आपको वो कॉलेज अच्छी लगी तो आप उसको एक्सेप्ट करें, उस सीट को एक्सेप्ट करें। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये माना जाएगा कि जो कॉलेज आपको मिली है
ना तो आपको वो मान्य है, ना तो आपने एक्सेप्ट की है और ना ही आपने अपवर्ड लगाया है। इसका मतलब आप किसी भी प्रकार से बीएससी के अंदर एडमिशन लेना ही नहीं चाहते हो और आपकी मिली हुई कॉलेज और वहां का एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा, फिर आपको किसी प्रकार की कोई सीट अलॉट नहीं होगी। तो ध्यान रखें, दोनों में से एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर दोनों ही नहीं किया आपने तो आपकी सीट चली जाएगी। तो आप पूर्ण विवेक के साथ में इसको ध्यान रखें कि अगर आपको ये कॉलेज एक्सेप्ट नहीं है, यानी कि आप चाहते हो कि मुझे 6 नंबर की चॉइस मिली है, मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है, मैं चाहता हूं कि इससे ऊपर वाली जो 5 नंबर या 4 नंबर की मेरी चॉइस भरी हुई है उसके अंदर मेरा नंबर आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन आ रहा है इसमें अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट। देखिए पहला ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट, आप इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो फिर यहाँ क्या आपको इंटरफेस मिलेगा, इस प्रकार से आपको पहले एक वार्निंग दी जाएगी कि आप श्योर हो क्या कि भाई मैं इसके अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहता हूं और मैं आगे अपवर्ड मूवमेंट यानी कि इससे ऊपर वाली कॉलेजों के अंदर फिर से री काउंसलिंग या री राउंड करवाना चाहता हूं। तो आपको अगर ये चीजें एक्सेप्ट हैं तो ओके करना। जैसे ही आप ओके करते हो तो आपको इस प्रकार से पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। मैं ये पेमेंट करने से पहले आपको सारी बात क्लियर कर देता हूं कि ये चीज क्या है। दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो अपवर्ड मूवमेंट, दूसरी है कॉलेज को एक्सेप्ट करना। ठीक है, पहला चांस क्या बनता है कि अगर आपको कॉलेज जो आपकी चॉइस मांगी थी उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी चॉइस मिल गई, आप चाहते हो कि मैं इसी राउंड के अंदर या इसी कॉलेज के अंदर मैं रहना चाहता हूं, तब तो इस कॉलेज को एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट का मैटर अपन नेक्स्ट अभी समझेंगे। पहले दूसरा जो ऑप्शन है अपना वो समझ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपको 6 नंबर की चॉइस मिली है, जैसे इस बच्चे को 6 नंबर की चॉइस मिली है, ये बच्चा आगे इस कॉलेज के अंदर अभी तक एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, ये चाहता है कि मेरी 5 नंबर की वाली जो कॉलेज है उसके अंदर मेरा एडमिशन हो जाए या 4 नंबर वाली को एडमिशन हो जाए। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इसके लिए आपको अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन क्लिक करते हो तो कई सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है, क्या सर वो जो मुझे पहले कॉलेज मिली है फर्स्ट लिस्ट के अंदर, क्या वो मेरी वो वहां पर जो कॉलेज मिली है वहां पर तो मेरी सीट सेफ रहेगी क्या? तो एक बार स्पष्ट रूप से सुन ले, क्या आपने अपवर्ड मूवमेंट लगाया है तो आपकी वो जो कॉलेज अभी पहली लिस्ट के अंदर मिली है वो आपकी सीट सेफ रहेगी। तो अगले राउंड के अंदर आपको अगली कोई कॉलेज मिले या ना मिले, लेकिन ये वाली सीट आपकी सेफ रहेगी। अगर आपको अगले राउंड के अंदर ऊपर वाली कोई कॉलेज मिल जाती है तब ये कॉलेज आपकी सेफ नहीं है, ये जो सीट है ये आपकी सेफ नहीं है। आपको अगले राउंड के अंदर जैसे 5 नंबर की यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो आपको मिल जाती है तो ये जो सीट रहेगी ये अपना आप ही निरस्त हो जाएगी। आपको जो अगले ऊपर की जो जैसे 5 नंबर की जो कॉलेज थी भरी हुई थी उसके अंदर आपको फिर से सीट मिल जाएगी। और इतना ध्यान और रखें कि केवल और केवल अपवर्ड मूवमेंट ये एक ही बार लगा सकते हैं, दूसरी बार सेकंड लिस्ट आएगी उसके बाद में कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं लगेगा, उसके बाद फाइनली आपको कॉलेज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, अपवर्ड मूवमेंट केवल एक बार ही लगेगा। तो ध्यान रखें, पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या मेरी ये सीट सेफ रहेगी क्या? बिल्कुल, अगर आपको ऊपर वाली कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है, सीट मिल जाती है, तब तो ये निरस्त हो जाएगी और आगे वाली कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगी। आगे वाली कॉलेज में सीट नहीं मिलती है तो इस केस के अंदर ये सीट आपकी फिक्स रहेगी, आपको वापस यही सीट अलॉट होगी और उस समय आपको इस सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर आप वापस है जो अपवर्ड मूवमेंट नहीं लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या क्वेश्चन रहता है कि जब अपवर्ड लगाएंगे तो उस अपवर्ड का मतलब क्या है, और अपवर्ड लगाएंगे तो मुझे जैसे 6 नंबर की कॉलेज मिली है तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि 7, 8, 9, 10 या इससे नीचे वाली कॉलेजों के अंदर काउंसलिंग हो जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रहे आपको, अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है कि आपको जो अभी कॉलेज मिली है उससे नीचे वाली कॉलेजों में वापस अगले राउंड के अंदर काउंसलिंग नहीं होगी। आप अगले राउंड के अंदर यही समझे कि मेरे को 6 नंबर की चॉइस मिली है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर तक की कॉलेजों का ही वापस रिकाउंसलिंग होगी। आपकी 6 नंबर की कॉलेज मिली हुई है उससे नीचे वाली कॉलेज की कोई काउंसलिंग वापस है नहीं होगी। यानी कि आप अपवर्ड लगाओगे तो अभी 6 नंबर की चॉइस मिली है तो इससे ऊपर वाली चॉइस मिलने के ही चांस है, नीचे वाली चॉइस मिलने का कोई चांस है नहीं है, क्योंकि नीचे वाली चॉइस के अंदर किसी भी प्रकार से वापस काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं होगी। तो 6 नंबर की काउंसलिंग आपको अलॉट हुई है। अपवर्ड मूवमेंट के अंदर या तो 5 नंबर की मिल सकती है, 4 नंबर की मिल सकती है, 2 नंबर की मिल सकती है, 3 नंबर की मिल सकती है और 1 नंबर की कॉलेज आपको जो चॉइस के अकॉर्डिंग भरी है वो मिल सकती है। लेकिन 6 या 6 से नीचे वाली, यानी कि 6 से नीचे वाली नहीं मिलेगी। और इन ऊपर वाली 5 कॉलेजों में आपका कहीं पर भी कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं बैठ रहा है
तो आपको वापस 6 नंबर की कॉलेज सेकंड लिस्ट के अंदर अलॉट हो जाएगी। अब आपको इस कॉलेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोनों ही केस आप वापस समझ लें कि भाई आपकी ये सीट सेफ रहेगी और काउंसलिंग नीचे वाली चॉइस के अंदर नहीं होगी। जो आपको लिस्ट सॉरी कॉलेज मिली है, जो चॉइस मिली है, उससे ऊपर वाली कॉलेजों के अंदर ही वापस काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। यानी कि यूं समझ लो कि न्यूनतम कम से कम आपको जो अभी अलॉट सीट हुई है वो सीट आपकी सेफ है। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं कि जैसे अपवर्ड मूवमेंट आएगा तो अपवर्ड मूवमेंट के ऊपर आपको क्या करना है। इस प्रकार से आप क्लिक करोगे अपवर्ड मूवमेंट पे, ये अपवर्ड मूवमेंट है, पहला ही ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से एक वार्निंग दी जाएगी। वार्निंग आपको समझ में आ गई तो ओके कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको ओके कर लेते हो तो इसके लिए आपको पेमेंट मांगा जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि पेमेंट कितना रहेगा। अपवर्ड के लिए 1200 रुपए का पेमेंट मांगा जा रहा है, याद रहे आपको। और ये किसी प्रकार से अगर आपको कॉलेज वापस यही कॉलेज मिलती है या उससे ऊपर वाली कॉलेज मिलती है, किसी भी सूरत के अंदर ये 1200 रुपए आपको वापस पे नहीं होंगे। ठीक है ना भैया। तो ये एक प्रकार से इनकी सिक्योरिटी मनी है, तो ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो ये है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जब्त कर लिए जाएंगे। तो किसी भी केस के अंदर हो, चाहे आपको यूनिवर्सिटी मिले या इन बाई केस नहीं मिले, ये आपको वापस नहीं मिलने वाले। तो आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी वगैरह है वो डाल दो और देन इसके बाद कंटिन्यू करो। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको इस प्रकार का एक ये स्कैनर सॉरी बारकोड मिलेगा। आपको यहाँ 1200 रुपए का जो पेमेंट है, जैसे आपको स्कैन करोगे, जो भी आपके यूपीआई फोन पे वगैरह चलाते हो उससे, तो आप है जो अपना पेमेंट करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ ही नहीं करना है। यहाँ पे आप जैसे फोन पे वगैरह को सिलेक्ट करोगे तो इस प्रकार का क्यूआर कोड मिलेगा और क्यूआर कोड का आप स्कैन करो, 1200 रुपए का पेमेंट करो और ये अपना आप ही यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये आपका मतलब पहला केस तो आपके समझ में आ गया होगा कि अपवर्ड मूवमेंट के अंदर आपको क्या करना है। केस है दूसरा, क्या आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है, आपने जिस प्रकार से चॉइस भरी है, वो आपको 1 नंबर की चॉइस मिल गई या 2 नंबर की चॉइस मिल गई और आपको कॉलेज एकदम अच्छी लग रही है, एक्सेप्ट करने योग्य है और आप चाहते हो कि मैं इसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लें। जैसे ये बच्चा है धनराज, इसको आरसी मिल गई और चॉइस इसकी 1 नंबर की जो चॉइस थी वो इस बच्चे को मिल गई। ठीक है, अब देखो इसको 1 नंबर की जो चॉइस मिल गई है, तो 1 नंबर जिसको चॉइस मिल गई उसका तो अपवर्ड का कोई चांस ही नहीं, यानी कि अपवर्ड का तो कोई मैटर ही नहीं है, उसको वो अपवर्ड लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो उसको चॉइस भरी थी उसमें पहली नंबर की चॉइस तो उसको मिल ही गई। तो इसके लिए आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, अप्लाई फॉर अलॉटमेंट एक्सेप्टेड। और जिसको 1 नंबर की चॉइस नहीं मिली उसके दोनों ही ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन तो आएगा उसके अपवर्ड का और दूसरा ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट करने का, सीट को एक्सेप्ट करने का। तो अगर आपको इस कॉलेज के अंदर जाना है, आपको इसी कॉलेज के अंदर रहना है, तो आपको अप्लाई फॉर अलॉटमेंट एक्सेप्टेड का एक ऑप्शन आ रहा है। इसको जैसे ही क्लिक करोगे, गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाओगे, तो आपको इस प्रकार से ये आपका ऑनलाइन पेमेंट कितना कट रहा है वो भी देख लें आप लोग, 1300 रुपए। चलो इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अपवर्ड लगा रहे हो तब तो आपको 1200 रुपए पेमेंट करना है। ठीक है, और अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको 1300 रुपए का पेमेंट करना है। तो किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, एससी, ओबीसी, चाहे किसी भी कैटेगरी का बच्चा है उसको सेम ही पेमेंट पे करना होता है। तो ध्यान रहे, अगर आपको कॉलेज एक्सेप्ट करनी है तो इस प्रकार से एक्सेप्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करो, गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे जाओ और जो 1300 रुपए का पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस 1300 रुपए के पेमेंट को कर दो। आप अपने फोन पे वगैरह किसी से भी कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये कब तक करना है। आज 1 तारीख को यूनिवर्सिटी ने आपकी जो कॉलेज की पहली लिस्ट है वो डाल दी है। यूनिवर्सिटी ने आपको 6 दिन का समय दिया है, यानी कि आने वाली 7 दिसंबर की रात की 12 बजे तक आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर सकते हो और इसके लिए अपवर्ड मूवमेंट लगा सकते हो। 7 तारीख के बाद में इसमें किसी प्रकार कोई फेरबदल नहीं होगा। पूरा जो काउंसलिंग का शेड्यूल है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल डाला है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए डेट बढ़ने वगैरह कोई ये इसके भरोसे मत बैठे रहना। तो आप लोगों को दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा, तो अपवर्ड लगाना है या एक्सेप्ट करना है। तो 7 तारीख तक की डेट दी है, 7 तारीख तक आप लोग ये काम जरूर कर लें, जल्दबाजी नहीं करें, सोचें विचारें, सीनियरों से बात करें और लोगों से बात करें कि जो कॉलेज मुझे मिली है क्या वो वाकई में ठीक है, क्या मुझे इससे ऊपर वाली कॉलेज के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सारा सोच विचार करके 7 तारीख से पहले या तो कॉलेज को एक्सेप्ट कर लें या उसके लिए अपवर्ड मूवमेंट लगा लें। आपने दोनों ही नहीं किया, आप सोए रह गए, तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है, जो सीट अलॉट हुई है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। आप इस डिग्री से ही या इस कॉलेज से ही वंचित रह जाओगे। तो आपने लंबा इंतजार किया है
तो जरूर आप सजग रहें। जैसे ही आप 7 तारीख इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट या कॉलेज को एक्सेप्ट कर लोगे, तो अब आपको जो बच्चा अपवर्ड मूवमेंट लगाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा, उसके लिए प्रिंट आउट आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा अपवर्ड मूवमेंट लगाएगा उसकी जो सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट है जो कॉलेज की, वो आएगी 10 दिसंबर को। याद रहे 10 दिसंबर को फिर से आप देखें। अब आपको जो जो कॉलेज अलॉट हुई है फाइनली उसको एक्सेप्ट ही करना है। उसमें अपवर्ड का किसी प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं आएगा, चाहे आपको कितने नंबर की चॉइस मिली हो। तो आप ध्यान रखें कि उस समय आपको कॉलेज एक्सेप्ट करनी है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे तो एक्सेप्ट करने के बाद में आपको प्रोविजनली अलॉटमेंट का लेटर है वो मिल जाएगा कॉलेज का। यूं समझे कि आपको केवल यूनिवर्सिटी ने या सरकार ने आपको केवल कॉलेज दी है आपके नंबरों के माध्यम के, लेकिन आप अभी तक उस कॉलेज के अंदर एडमिट नहीं हुए। वो आपका एक प्रोविजनली लेटर है कि भाई आपकी सीट है, वहां पर आपका इंतजार कर रही है। लेकिन 15 और 16 तारीख को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, आपको मूल दस्तावेज के साथ में, जो भी आपको कॉलेज मिली है, जो भी आपको यूनिवर्सिटी मिली है, उस कॉलेज के अंदर जाकर के फिजिकली रूप से प्रेजेंट होकर के और वहां आपको अपना एडमिशन करवाना पड़ेगा। तब जाकर के फाइनली आपका कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा, आप कॉलेज में इनरोल हो जाओगे। लेकिन आप इसके भरोसे नहीं बैठे रहे कि मुझे तो कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर मिल गया है, ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ प्रोविजनली का मतलब अस्थायी, ठीक है ना। अगर आप 15 और 16 तारीख को आप सो गए और वहां तक नहीं पहुंचे, फिजिकली रूप से प्रेजेंट नहीं हो पाए, कई बच्चों के साथ में ऐसा हो जाता है, शादियों का सीजन चल रहा है, कई बच्चे शादियों के अंदर बिजी होंगे, कई बच्चे कुछ और बिजी होंगे, कई सारे काम होते हैं, कुछ लोग भूल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 15 या 16 तारीख को फिजिकली प्रेजेंट नहीं हुए तो उसके बाद में आपका कॉलेज अपना आप ही सीट को वैकेंट मानते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और वो सीट स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर काउंट हो जाएगी। आप वापस उस सीट पर वापस नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखें कब जाना है, 15 दिसंबर और 16 दिसंबर, 2 दिन फिजिकली रूप से आपको प्रेजेंट होना है। सारे डॉक्यूमेंट पहले आपको बता दिए हैं। मूल जो दस्तावेज हैं 10th है, 12th है, इसके अलावा आपका जाति प्रमाण पत्र है जो 12 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कैटेगरी का है तो कंटिन्यू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मूल निवास है वो ले जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपके गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप किसी को पीएच की सीट अलॉट हुई है, यानी कि पीएच फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर आते हो, उसकी सीट अलॉट हुई है, तो वो आप सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाएं। अगर आप किसी प्रकार से माइग्रेट हो तो एक तो इसका मूल निवास है वो प्रमाण पत्र जरूर आपके पास होना चाहिए। 10th 12th के मार्कशीट के साथ में आपको टीसी जरूर लेके जानी है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है स्कूल से दिया जाता है, वो लेके जाना है। माइग्रेशन जो 12th का सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। इसके अलावा आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे के सारे आपको कम से कम 3 फोटोकॉपी करवा करके लेके जाना है। हालांकि प्रत्येक कॉलेज के अंदर एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा सिस्टम है। प्रत्येक कॉलेज के अंदर जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं और वो आपको मतलब जरा सी भी इस प्रकार से महसूस नहीं होने देंगे कि भी हम कहीं नई जगह पे आ गए हैं। तो आपको भरपूर सहयोग करेंगे आपका। और किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्या आती है या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह दस्तावेज कम हो जाता है तो एक एप्लीकेशन लिख के दें और वहाँ जो भी वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर टीम होती है उसके सामने वो एप्लीकेशन पेश कर दें। जो भी एक छोटा मोटा डॉक्यूमेंट कम होता है और एप्लीकेशन लिख दें, अभी 7 दिन के अंदर हम पेश कर देंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें 10th 12th ये प्रोविजनली अलॉटमेंट लेटर, आपका एडमिट कार्ड, आपके ऑप्शन जो फॉर्म भरा था वो ऑप्शन फॉर्म ये होना चाहिए साथ में आपके, और जो आपने जेड का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो भी आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा एक 4 पेज का आय प्रमाण पत्र बनेगा आपके पिताजी का, वो जरूर साथ में लेके जाएं, वो भी बनवा लें, ठीक है। तो ये सारे दस्तावेज आप लेकर के 15 और 16 तारीख को फिजिकली रूप से कॉलेज के अंदर प्रेजेंट हो जाएं। लेकिन इससे पहले आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है उसको या तो आप एक्सेप्ट करें या उसको आप अपवर्ड मूवमेंट लगाएं। इतना बताने के बाद में शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई अब हमें क्या करना है। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों को, जिन जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुई हैं, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से और एवन संस्थान की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।